हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री का हमारा 10th चैप्टर है। अब इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचता है, वो है 11 चैप्टर, जिसमें हम इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। उससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसा कि आपको पता है हर एक लेसन में एक स्टोरी दी रहती है, वहीं से हमारा पूरा क्या बनता है, पूरा चैप्टर डिजाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा होगा एक प्यारा सा एक लड़का दिख रहा है आपको। ये प्यारा सा लड़का है, इसका दांत भी टूटा हुआ है। ठीक है, तो इस पर नहीं जाना। अरविंद राजा बना, ये जो अरविंद है वो राजा बना। ठीक है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ठीक है, उसने सोचा था कि शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप महल कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ये चीज़ें कौन सोच रहा था? अरविंद सोच रहा था। बहुत खुश था। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा ही बजानी होगी और कविता का पाठ करना होगा। एक संगीतक राजा कौन हो सकता है? वह अरविंदो सोचने लगा। देखो, अरविंदो ने क्या सोचा कि भैया मैं तो राजा बना हूँ, बढ़िया शान से रहूँगा, अच्छे से मतलब काम करूँगा, मतलब काम नहीं, तलवार लेके मूँछों पे ताव देके बिल्कुल राजसी ठाट बाट में रहूँगा। पर क्या पता चलता है उसे कि उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के बीड़ा बजाना है, और बीड़ा बजाने के साथ साथ क्या करना है, कविताएं गानी है। तो ये चीज़ें करनी थी। अरे यार गाइस, ये जो काम है ना, मैं सोचती हूँ कि अभी एक इनका काम रुका है तो मैं अपना वीडियो बना लूँ, और जैसे ही मैं बनाती हूँ, जैसे ही इनका काम स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा गाइस, क्योंकि इस नॉइज़ की वजह से अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो ये दिन ना रात चलती है नॉइज़, और रात में वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती, मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो रात को बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो एक कॉन्सेंट्रेट चाहिए, वो नहीं हो पाता रात को। तो इस नॉइज़ से थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये चीज़ें चल रही थी। अब हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब आप कहोगे कि प्रशस्तियाँ तो छोड़ो, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, ये तो छोड़ो मैम, पहले तो यही बताओ प्रशस्ति होती क्या है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति का मतलब क्या हो रहा है? प्रशंसा करना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त एक क्या था? समुद्रगुप्त एक बीड़ा वादक था और कविताएं भी लिखता था, कविताएं भी गाता था, तो उसकी भूमिका निभा रहा है। तो समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था? तो वो था गुप्त वंश का राजा था समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में पर खुद ही एक अभिलेख से पता चलता है। जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? इलाहाबाद के अशोक के स्तंभ पर खुद ही एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त की दरबारी कवि वह मंत्री हर्षेण ने की थी। तो किसने की थी? वो कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चल रहा है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुद ही एक अभिलेख से पता चलता है, और जिसकी रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या मंत्री हर्षेण ने की थी। हर्षेण द्वारा एक काव्य की रचना की गई थी। किसके द्वारा? हर्षेण के द्वारा एक काव्य की रचना की गई थी। तो एक काव्य के रूप में की गई थी। क्या थी वो? आगे पढ़ेंगे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था। क्या था? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते थे। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। जो प्रशस्ति है वो कौन सा शब्द है? प्रशस्ति कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द हो जाता है, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बन जाता है कि प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो प्रशंसा हो जाएगा। प्रशस्ति शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वो आपका संस्कृत का शब्द हो जाएगा। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था। जो प्रशस्तियाँ थी उनका प्रचलन पहले भी था। हमने किसमें? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। क्वेश्चन आएगा कि प्रशस्तियों का महत्व किस काल में सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो वो हो जाएगा आपका गुप्त काल में। अब आप कहोगे कि मैम जो हर्षेण था, जो समुद्रगुप्त का मंत्री कवि, क्वेश्चन बनेगा कि समुद्रगुप्त का मंत्री कौन था, तो वो हर्षेण होगा, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो वो भी आपका हर्षेण हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम समुद्रगुप्त ने एक काव्य लिखा, पर वो कौन सा काव्य था जिसके बारे में आप बात कर रही हो? तो वो था आपकी, वो कौन सी प्रशस्ति हो जाती है? वो आपकी हो जाती है प्रयाग प्रशस्ति। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, प्रयाग
प्रशस्ति किसने लिखी थी? हर्षेण ने लिखी थी। अब प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति में क्या कह रहा है? प्रशस्ति में कह रहा है कि प्रशंसा क्या होती है? प्रशस्ति में प्रशंसा होती है। तो हर्षेण ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। जब हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है तो हर्षेण किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का कवि था। तो हर्षेण ने किसकी तारीफ की होगी? तो हर्षेण ने समुद्रगुप्त की ही तारीफ की होगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर्षेण ने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। अगर क्वेश्चन बनता है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो हर्षेण के द्वारा लिखी गई थी। इसमें किस राजा के बारे में बताया गया है, तो वो आपका कौन हो जाता है? समुद्रगुप्त हो जाते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कौन सी थी? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में तो ही पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, क्या एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला राजा है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। किसकी? समुद्रगुप्त की। यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया, यानी कि समुद्रगुप्त को किसके? ईश्वर के बराबर भी बता दिया। प्रशस्ति में क्या होते हैं? लंबे लंबे वाक्य दिए गए होते हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश है, यानी कि यहाँ पे एक आपको वाक्य देखने को मिलेगा जो प्रशस्ति में दिए गए हैं। तो हर्षेण के द्वारा कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। और प्रयाग प्रशस्ति का किसके बारे में है? वो है आपके समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति का एक वाक्यांश। क्या है पढ़ेंगे। तो योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कैसे? कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो इतने बड़े बड़े वाक्यांश प्रयाग प्रशस्ति में दिए रहते हैं। तो ये वाक्यांश आप ध्यान रखोगे, क्या पता ये वाक्य दे दे और पूछ ले किस प्रशस्ति में लिखा है, या किसने लिखा है, या किसके बारे में लिखा है। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो किस प्रशस्ति में लिखा है, तो आप बता दोगे प्रयाग प्रशस्ति में। किस में लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति में। किसने लिखा है? तो हर्षेण ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। तो जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो कैसा भी क्वेश्चन घुमाएं आप लोग तो टैकल कर लोगे ना। और हमें आप पे विश्वास है कि आप हर क्वेश्चन अच्छे से टैकल करके आओगे, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आपको चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम उन्हें रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम वीडियो देखना है। अगर टाइम नहीं है, खाना बनाते बनाते ईयरफोन लगाइए, वीडियो चलाइए, बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाया है, अच्छे से समझिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। हम आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपके हिस्ट्री में मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एफर्ट है। जब हम इतना एफर्ट कर सकते हैं, हमारे दांतों में दर्द है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दांत में दर्द होना बोलने में मुश्किल होती है। पर ये सब बताने का पर्पस ये नहीं है कि मुझे सिंपैथी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक टीचर दर्द में पढ़ा सकता है तो आप दर्द में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, क्या लाइन थी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि गौर से देखो, अगर तुमने क्या कह रहा है, अगर तुमने मानचित्र 7/105 को गौर से देखा होगा तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र में बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो, ध्यान से देखना, एक बार देख लो, फिर मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आपको क्लियर करूँगी। तो ये ब्लू रंग से है, ये और ये डॉट डॉट दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, गौर से देखना है। ये नॉइज़ बहुत इरीटेट कर रही है गाइस, पर मजबूरी है, मुझे वीडियो अपलोड करनी ही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गौर से देखोगे तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र में बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बात करता है। जो प्रशस्ति है उसमें ये चीज़ें मिली हैं समुद्रगुप्त के बारे में। नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है मानचित्र में हरे रंग
का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों, यानी कि जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यावर्त के कितने शासक, 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन बनेगा कि किस क्षेत्र के राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने उनका साम्राज्य अपने क्षेत्र में मिला लिया था, तो वो हो जाएंगे आर्यावर्त। कितने शासक, 9 शासकों को मिला लिया था। तो चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कितने शासक आते हैं, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी कि जो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, इनमें से कुछ ने इनमें से क्या हुआ, इन लोगों ने समुद्रगुप्त की क्या करी, समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना शासन फिर से चलाने की अनुमति दे दी। यानी कि दक्षिणापथ के जितने भी शासक थे उनका साम्राज्य अपने शासन में समुद्रगुप्त ने नहीं मिलाया। कितने शासक थे, 12 शासक थे, और उन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस जगह के राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया, तो वो दक्षिणापथ के राजा हो जाएंगे। कितने, 12 राजा हो जाएंगे। और किस जगह के राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपना शासन करने की अनुमति दी, तो भी क्वेश्चन आपका बनेगा दक्षिणापथ के शासकों को दोबारा अपना यानी कि शासन चलाने की समुद्रगुप्त ने अनुमति दी थी। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया। जो पड़ोसी देश थे उनका घेरा किस रंग से, बैंगनी रंग से उसमें दिखाया गया, ठीक है। बैंगनी रंग क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आएगा पड़ोसी देश, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें आपके असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आ जाते हैं। गण या संघ आपने अध्याय 5 में पढ़ा है ना, उसी के बारे में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, उपहार और आज्ञाओं का पालन करते थे। कहाँ के, पड़ोसी देश। कौन से लोग, पड़ोसी देश क्या करते थे, पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। अगर राजा ने बुलाया है तो वो लोग उपस्थित हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका बाह्य इलाके मतलब बाहर के इलाके, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है किसमें, मैप में। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। कहाँ के थे, कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के भी शासक शामिल थे। जो बाह्य इलाके थे उनमें कुषाण और शक भी शामिल थे और श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की क्या की, अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो ध्यान रखेंगे, जो बाहरी क्षेत्र के लोग थे उनमें कौन कौन शामिल थे, कुषाण और शकवंश भी शामिल थे और उसमें श्रीलंका भी शामिल था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त से किया। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्या क्या पढ़ा आपने, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले पढ़ा आपने आर्यावर्त के 9 शासकों के बारे में, आर्यावर्त के 9 शासकों के बारे में पढ़ा। उन्हें हराकर उनका साम्राज्य क्या किया था, उन्होंने मिला लिया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों का साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर दक्षिणापथ के 12 शासक, इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया समुद्रगुप्त के सामने, तो उन्हें दोबारा से राज्य चलाने की अनुमति दे दी समुद्रगुप्त ने। फिर आते हैं पड़ोसी देश ने पहले ही उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और इनकी आज्ञा का पालन करते थे। फिर बाह्य क्षेत्र यानी कि बाहरी क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुषाण और शक शामिल हो जाते हैं और इसमें श्रीलंका भी शामिल है। और इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का इनके साथ विवाह भी कर दिया। देखो ये क्या है, बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया। जैसे कि इस सिक्के में उन्होंने बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, यानी कि समुद्रगुप्त क्या करते थे, बीड़ा भी बजाते थे। तो ये देखो, ये है आपका मैप, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, तो इनको देख लेना आप। तो मैंने कल आपको बताया था चोल, चेर, पांड्य, तो इस मैप में आपको उनके बारे में भी मिल जाएगा। ये है चोल, ये चेर, ये पांड्य, दक्षिणवर्त यानी कि दक्षिण में आते हैं ये लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। सातवाहन कहाँ, आंतरिक राज्य ये है, ये देखो आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, आर्यावर्त और गुप्त वंश के जीते हुए नगर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैप को देख लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं।
अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और क्या कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जब भी क्लास करने का मन भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वंशावली। वंशावली क्या होती है? वंशावली आपको पता होगी, वंश को ही वंशावली कहते हैं, जनरेशन। तो ये वंश ही क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। जो प्रशस्तियाँ हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, प्रशस्ति के बारे में आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम राइट होगा। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें उनके पितामह, परदादा, दादी सबके बारे में उसमें बताया गया। उनकी माँ कुमार देवी, तो किन की माँ कुमार देवी है? समुद्रगुप्त की माँ क्या है? कुमार देवी हैं। और किस गढ़ से हैं? तो वो लिच्छवी गढ़ की थी। ध्यान से सुनना, समुद्रगुप्त की माता किस गढ़ से संबंधित हैं? तो वो है लिच्छवी गढ़ की से संबंधित है। और सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो वो थी कुमार देवी। और पिता थे चंद्रगुप्त वंश, यानी कि चंद्रगुप्त थे और गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। देखो चंद्रगुप्त वो एक मौर्य वंश में वो अलग है, पर ये है चंद्रगुप्त। पिता कौन है? पिता कौन है? चंद्रगुप्त, यानी कि ये किससे संबंधित थे? गुप्त वंश के पहले शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने किसकी उपाधि ली थी? महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी गुप्त वंश में? तो वो हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसी महाराजाधिराज जैसी क्या हो रही थी? उपाधियां धारण की जा रही थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। यह उपाधि मतलब समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण के लिए की थी। तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दोनों का अगर नाम आता है तो दोनों ही सही होंगे, यानी कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने ही किसकी उपाधि ली थी? महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। आगे बढ़ेंगे। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का क्या हो रहा था? महत्व बढ़ रहा था। आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली। तो समुद्रगुप्त का बेटा कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, यानी कि पूर्वजों की सूची जिसे वंशावली कहते हैं, उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उनके बेटे की वंशावली से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। किसने? उसने सैन्य अभियान में अंतिम शासक को पराजित किया था और परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी किसमें मिलेगी? आपको अध्याय 11 में मिलेगी। तो अध्याय 11 में जानकारी मिलेगी जो हम पढ़ेंगे। अब हमने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, उन पे अगर आपका ध्यान गया है तो अच्छी बात है, नहीं गया तो मैं आपको ले चलती हूँ। क्या कह रहा है कि उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अंतिम शासक को किसने परास्त किया था और कौन था वो? तो अंतिम शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था। और वो कौन था? वो था आपका कौन? बताइए। वो था रुद्र सिंह थर्ड। तो रुद्र सिंह थर्ड को किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था। तो अंतिम शासक हो जाता है रुद्र सिंह थर्ड। देखो एनसीईआरटी में इधर तो नहीं दिया गया है, पर आगे हो सकता दिया हो, नहीं दिया हो, तो मैंने आपको बता दिया कि अंतिम शासक था रुद्र सिंह थर्ड, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा परास्त किया गया था। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये नोट्स पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। विक्रम संवत क्या है? ये विक्रम संवत, ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त
राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के नाम से इस वंश को जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों को विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। तो आपने बताया ना, शकों अंतिम शक शासक को किसने पराजित किया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। इसी के प्रतीक में क्या किया था? उन्हें शक संवत जारी किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शकों के विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी विक्रमादित्य की। और क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, यानी कि साकरी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। एक तो विक्रमादित्य, एक हो जाता है साकरी विक्रमादित्य की उपाधि। ये तीनों, ये या साकरी विक्रमादित्य आ जाए या विक्रमादित्य आ जाए, दोनों ही क्या हो जाती हैं? सेम ही हो जाती हैं। तो अगर कहता है कि साकरी विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी, तो शकों को पराजित करने के बाद। विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी? शकों को पराजित करने के बाद। और विक्रम संवत कब चालू किया था? तब भी शकों को पराजित करने के बाद 58 ईसा में कौन सा विक्रम संवत चालू किया था। तो ये है विक्रमादित्य के बारे में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये चीज़ें थी। तो आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। क्या कह रही है? हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। कौन थे? राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। और उनका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। यानी कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और उन्होंने क्या किया था? संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित। क्वेश्चन बनेगा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो वो बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो बाणभट्ट हो जाते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस। इसने तो परेशान कर लिया, इस आवाज़ ने इरिटेट कर रखा है। अभी तक मैं क्लास लेने जा रही थी तो रह के हो रहा था। जब मैंने क्लास लेनी चालू कर दी तो अभी कंटिन्यू बजे जा रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है, कोई नहीं, कोऑपरेट करिएगा, क्या कर सकते हैं। बहुत अंदर बैठी हूँ, फ़ैन वगैरह सब बंद करके बैठी हूँ। गर्मी में आपकी क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे कि आपको वॉइस ना सुनाई दे। पर ये वॉइस तो भाई हमारे हाथ में नहीं है ना, दूसरों का काम चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देती हुई उनके राजा बनने तक का वर्णन है। जो हर्षचरित है, इसमें हर्षचरित में हर्ष की वंशावली है और उनके राजा बनने तक का इसमें वर्णन है। और चीनी तीर्थयात्री सोन त्सांग, जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना अध्याय 9 में, यानी कि चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो वो क्या था? वो इन्हीं के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। यानी कि हर्ष के दरबार में कौन सा यात्री आया था? सोन त्सांग यात्री इनके दरबार में रहा था। और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विवरण भी किया है। किसने? स्वयं त्सांग ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, यानी कि बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। जो हर्ष थे, अपने क्या हुआ, बड़े बेटे तो थे नहीं, क्योंकि बड़े बेटे को राज मिलता है। बड़े बेटे की मृत्यु और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो कहाँ के राजा बने? थानेसर के राजा बने। और उनके बहनोई कौन थे? कन्नौज के शासक थे। जो आप मानचित्र मैंने दिखाया है, मैप, वो ध्यान से देख लेना और किसी चीज़ में बना भी लेना तो सही रहेगा। मैपिंग से चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो कन्नौज के शासक थे कौन? अशोक का नाम आ रहा है। हर्ष के बहनोई थे। बहनोई कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। ठीक है, कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो क्या हुआ? अशोक ने क्या किया? अशोक ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जब उनका बहनोई खत्म हो गया तो अशोक ने उस कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर क्या किया? बंगाल पर आक्रमण। तो हर्ष ने यहाँ क्या किया था? हर्ष ने कब्जा कर लिया था। कहाँ पर? कन्नौज का। तो उसका बहनोई कौन था? ग्रहवर्मा था। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आगे के लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग पजल हो जाओगे। तो हर्ष का बहनोई यानी कि बहन कौन थी? राजश्री थी। हर्ष की बहन कौन थी? राजश्री। और राजश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा के साथ। तो ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद कन्नौज को किसने अपने कब्जे में किया था? तो किसने किया था बताइए? हर्ष ने कब्जे में कर लिया था और बंगाल पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। आगे बढ़ेंगे।
आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, उन्हें पूर्व में बहुत ज़्यादा सफलताएं मिली थी। उन्होंने मगध और बंगाल को भी जीतकर अपने पूर्व में मिला लिया था, पर जितनी उन्हें पूर्व में सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर यानी कि अन्य जगह सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़े, दक्कन मतलब दक्षिण की ओर बढ़े, जैसे ही हर्षवर्धन नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ रहे थे तभी उन्हें किसने रोका, तो उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हर्षवर्धन को किसने रोका था, तो वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। या क्वेश्चन बनेगा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी पर किस राजा को रोका गया था, तो वो हो जाते हैं आपके हर्षवर्धन जी। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, की प्रशस्तियाँ। तो क्या कह रहा है, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जो पल्लव और चालुक्य थे वो कहाँ के, दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो ध्यान से सुनना, जो पल्लव का राज था उनकी राजधानी कौन सी, कांचीपुरम। देखो एक क्वेश्चन यही बन गया, पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी, और कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कहाँ तक, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। किनका राज, पल्लवों का राज, नंबर 1। जबकि नंबर 2 पढ़ेंगे क्या है, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था। तो नंबर 2 ये हो जाता। पहला क्या हो जाता, पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम, यानी कि पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी, एहोल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स में नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं तो हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो जो राजधानी एहोल थी वो क्या थी, व्यापारिक एक केंद्र था। धीरे धीरे यह क्या बन गया, धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्वेश्चन आएगा कि जो एहोल राजधानी थी वो एक व्यापारिक केंद्र थी, दूसरा आ जाएगा यह एक धार्मिक केंद्र थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। तो चालुक्यों की राजधानी एहोल हो जाती है और आपकी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हो जाती है। इनका कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक इनका राज्य फैला था पल्लवों का, और चालुक्यों का आपका तुंगभद्रा से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला था। और चालुक्यों की राजधानी एहोल हो जाती है, जो कि व्यापारिक और धार्मिक दोनों केंद्रों के लिए क्या थी, प्रसिद्ध हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे, यानी कि जो पल्लव और चालुक्य थे वो एक दूसरे आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, मुख्य रूप से क्या करते थे ये लोग, राजधानियों को निशाना बनाया करते थे, क्योंकि राजधानी क्या थी, स्मृत थी, उन पे क्या धन दौलत हुआ करती थी। तो ये ज़्यादातर पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते थे और राजधानियों को क्या करते थे, टारगेट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, जिसने क्या किया था, हर्षवर्धन का रास्ता रोका था ना नर्मदा नदी तट पर। तो वही है ये पुलकेशिन सेकंड, जो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि किसके द्वारा पता चलता है, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कौन बताता है, रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज मिला था। जो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति थी, जो रवि कीर्ति जी ने प्रशस्ति लिखी थी, उसमें खास तौर पर कितने पिछली 4 पीढ़ियों का वर्णन किया गया। और जो पुलकेशिन द्वितीय को जो राज मिला था वो किसके द्वारा मिला था, वो उनके चाचा के द्वारा मिला था। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ये रवि कीर्ति जी द्वारा प्रशस्ति लिखी गई थी तो वो कौन सी प्रशस्ति थी, ये तो बताइए मैम। तो रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी थी वो है आपकी एहोल प्रशस्ति। कौन सी है,
एहोल प्रशस्ति, ये नोट डाउन कर लेंगे। कौन सी प्रशस्ति है वो? एहोल प्रशस्ति है। एहोल प्रशस्ति में ही पुलकेशिन द्वितीय की 4 पीढ़ियों के बारे में वर्णन है। और पुलकेशिन द्वितीय को राज्य कहाँ से मिला था? उनके चाचा के द्वारा मिला था। और किसने लिखी थी एहोल प्रशस्ति? तो वो रवि कीर्ति ने लिखी थी। और दरबारी कवि कौन है पुलकेशिन द्वितीय का? तो वो हो जाते हैं आपके रवि कीर्ति जी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इतना एफर्ट करके आपको लेसन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी में मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वॉइस आती है पंखे की, तो इसलिए मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। आगे बढ़ेंगे। रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अभियान चलाया था। जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने पूरब पश्चिम दोनों ही समुद्र तटीय इलाकों में क्या किया था? अभियान चलाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। मैंने बताया था नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे हर्ष, नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर जा रहे थे, वहीं पे पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया था। तो हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है आनंद। तो कवि ने लिखा है, कवि ने क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि हर्ष का अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उनकी अब खुशी नहीं रही इस पराजय के बारे में। तो ये किस में लिखी है? एहोल प्रशस्ति में। किसने लिखी है? रवि कीर्ति जी ने इस लाइन को लिखा है। आगे बढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसके? पल्लव राजा के ऊपर भी क्या किया था? आक्रमण किया था। और उन्हें कहाँ शरण लेनी पड़ी थी? उन्हें कांचीपुरम में क्या करनी पड़ी थी? शरण लेनी पड़ी थी। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब वो पल्लव राजा कौन थे जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो वो पल्लव राजा कौन हो जाते हैं? तो वो पल्लव राजा हो जाते हैं महेंद्र वर्मन, ठीक है। कौन? महेंद्र वर्मन पल्लव राजा थे जिन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। महेंद्र वर्मन नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो मैं इसमें बता देती हूँ। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया था, जो महेंद्र वर्मन हराया। और महेंद्र वर्मन ने शरण कहाँ ली थी? उन्होंने कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ली थी। कांचीपुरम क्या थी बताओ? कहाँ की राजधानी थी? मैंने अभी आगे पढ़ाया है, आप लोगों को पता होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। जो चालुक्य थे उनकी विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूटों तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। उनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। जो चालुक्य और पल्लव थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो चालुक्य तो जीते पर विजय कैसी हुई? अल्पकालीन हुई। आपस में लड़ने के कारण राज्य क्या हो गए? वीक हो गए। राज्य वीक होने से क्या हुआ? पल्लव और चालुक्यों को किसने हराया? राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने 7th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस तरह नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक क्या होती थी? प्रभावशाली होती थी। 1 मिनट, ठीक है। क्या थी? पर समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते। 1 मिनट, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ देखो, छूट गया ना। पूरा ही पैराग्राफ छोड़ दिया। वाह, इतनी भी जल्दी क्या है? पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ते चलो, शांति से पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ो और सीटेट क्वालिफाई करो। बस मेरा एक ही आपके साथ दुआएं हैं कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई करें जल्द से जल्द, ठीक है। इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था? जो ये राजा थे इनका प्रशासन कैसे चलता था, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले राजा की तरह राजाओं के लिए भूमि का सबसे बड़ा महत्व बना रहा। जो पहले राजा थे उन राजाओं की तरह ही भूमि का सबसे महत्वपूर्ण भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। क्या? भूमिकर। जो भूमिकर पहले भी चल रहा था वो आज भी इम्पोर्टेंट बना रहा। फिर क्या बदलाव हुए वो देखेंगे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी। जो प्रशासन था सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो वो गांव हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ें थी?
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। कुछ पद थे जो वो आनुवांशिक बना दिए गए, जैसे अर्थात क्या है, बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन, जो कवि हरिसेन थे, उन्होंने क्या किया, अपने पिता महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी का पद प्राप्त किया। तो क्वेश्चन बनेगा क्या, महादंड नायक किसे कहते हैं? तो महादंड नायक कौन होता था? महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी होता था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मैचिंग में। कैसे बनेंगे, आगे और भी क्वेश्चन है। महादंड नायक कौन होते थे? मुख्य न्यायाधीश अधिकारी होते थे। तो हरिसेन को अपने पिता का पद मिला था, किसका? महादंड नायक का पद मिला था। क्या कहते हैं उसे? मुख्य न्याय अधिकारी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, कभी कभी एक व्यक्ति को कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ क्या थे? महादंड नायक यानी कि कौन होता था? महादंड नायक, न्यायाधिकारी। फिर कुमारमात्य क्या होता था? एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था। कुमारमात्य क्या होता था? महत्वपूर्ण मंत्री होता था। एक संधि विग्राहक कौन? युद्ध और शांति के विषयों, जो संधि विग्राहक होता था वो युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री होता था। तो कुमारमात्य कौन होते थे? एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था। और संधि विग्राहक युद्ध और शांति का मंत्री होता था। तो क्या कह रहा है वो, कि एक व्यक्ति ही कई पदों को क्या करता था, एक व्यक्ति कई पदों को चलाता था। ठीक है, वो जो हरिसेन था महादंड नायक भी थे, कुमारमात्य भी थे और संधि विग्राहक भी थे वो। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि संभवतः वह स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जो स्थानीय प्रशासन था वहाँ किसका बोलबाला था? प्रमुख व्यक्तियों का। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, जो नगर श्रेष्ठी था उसे क्या कहा जाता था? मुख्य बैंकर या शहरी का व्यापारी कहते थे। नगर श्रेष्ठी कौन होता था? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। फिर होता है सार्थवाह यानी कि व्यापारियों को काफिले का नेता। सार्थवाह कौन होता था? व्यापारियों के काफिले का नेता। फिर कौन सा हो जाता है? फिर है प्रथम कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार। तो प्रथम कुलिक या कुलिक किसे कहते हैं? प्रथम शिल्पकार को कहते हैं। तथा कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते हैं। कायस्थ कौन होते हैं? लिपिक होते हैं। कुलिक कौन होते हैं? शिल्पकार होते हैं। तो भाई इससे मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था महादंड नायक। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रही हूँ। महादंड नायक का पद क्या होता था? मुख्य न्यायाधिकारी का पद होता था। ठीक है, फिर कुमारमात्य। ठीक है, कुमारमात्य कौन होते थे? महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। फिर क्या पढ़ा? फिर हमने संधि विग्रह के बारे में पढ़ा। तो संधि विग्रह से संधि मतलब संधि करवाना, युद्ध के क्षेत्र में शांति के विषय का मंत्री होता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नगर श्रेष्ठी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? नगर श्रेष्ठी के बारे में। तो नगर श्रेष्ठी कौन था? नगर श्रेष्ठी भी क्या हो जाता है? मुख्य बैंकर हो जाता है। नगर श्रेष्ठी भी क्या हो जाता है? मुख्य बैंकर हो जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? फिर पढ़ा हमने सार्थवाह के बारे में। किसके बारे में? सार्थवाह। तो सार्थवाह कौन था? सार्थवाह व्यापारी काफिले का नेता होता था। फिर प्रथम कुलिक यानी कि कुलिक क्या था? कुलिक आपका शिल्पकार था। कुलिक क्या था? आपका शिल्पकार हो जाता है। फिर पढ़ा कायस्थ के बारे में। कायस्थ कौन था? कायस्थ आपका लिपिक हो जाता है। कायस्थ कौन हो जाता है? आपका लिपिक हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा मैचिंग में। तो ये सामने सामने लिख लेना, जैसे मैं बता रही थी एक उसके तौर पर, तो वो आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरह कुछ नीतियां हद तक प्रभावशाली रही। ठीक है, जो ये नीतियां चल रही थी कुछ हद तक क्या हुई? प्रभावशाली रही। पर उस फिर क्या है? पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मान लो शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं? मान लो एक पद है, उस एक व्यक्ति को कई पद दे देना, उसे स्वतंत्र कर देना, तो वो कई पदों पर काम करता था और वो इतना शक्तिशाली हो जाता था कि राजाओं को ही पराजित कर देता था। तो ये चीज़ें इसमें चल रही थी। अब एक नए प्रकार की सेना क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही थे। ठीक है, कुछ जो राजा थे वो पहले की तरह ही सेना रखते थे, जिसमें कौन थे? हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। क्या होते थे? कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। देखो, एक सैनिक अलग होते हैं, सेना नायक अलग होते हैं। जो सेना नायक
नायक होते थे वो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता देते थे। और सेना नायकों का क्या था, वेतन क्या था, वेतन नियमित वेतन नहीं था। उन्हें बदले में क्या मिलता था, भूदान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल कर सकते थे। ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे, इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। और जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहाँ शासक दुर्बल पड़े वहीं इन सामंतों ने क्या किया, स्वतंत्र होने की कोशिश की। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि सेना नायकों को नियमित वेतन दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमि दान दी जाती थी। क्या दिया जाता था, भूमि दान दी जाती थी। और इसी भूमि पर क्या होता था, कर वसूलते थे जिससे वे क्या करते थे, सेना घोड़ों की देखभाल करते थे। और साथ ही इसमें युद्ध और हथियार के लिए क्या करते थे, हथियार जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता था, सामंत। जो भूमि दी जाती थी उस पर कर वसूलना, उस कर से घोड़े हाथियों की देखभाल करना, युद्ध के लिए हथियार लाना, ये सब काम कौन करते थे, सामंत करते थे। और जहाँ पर इनके शासक या राजा दुर्बल हो जाते थे, वीक पड़ जाते थे, ये सामंत क्या करते थे, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अब दक्षिण के राजाओं में सभाएं, जो दक्षिण के राजा थे उनकी सभाएं चलती थी। कैसी सभाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे, जिसे सभा कहते थे। नंबर 1, नंबरिंग इसलिए दे देती हूँ कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। फिर नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई और खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम क्या करती थी। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी, ठीक है। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, जिन इलाकों में क्या होता था, भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, यानी कि भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ की सभा क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। तो उर किसकी सभाएं थी, जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर सभा होती थी। उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही जाती थी। फिर कौन थे, फिर थे नगरम। नगरम क्या था, नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूमि स्वामियों का व्यापारी नियंत्रण होता था, ठीक है। जो नगरम था इन पे किसका नियंत्रण होता होगा, शक्तिशाली भूमि स्वामियों का नियंत्रण होता होगा। इनमें से बहुत सी स्थानीय समय शताब्दियों तक काम करती रही थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है इसकी वजह से गाइस, ये जो मशीन चल रही है, जैसे कि आपको क्लियर समझ में आए। गला बिल्कुल बैठ चुका है, थोड़ी देर की और क्लास रह गई है, ले लेती हूँ फिर देखते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, तो वो सभा कहलाता था। और जिन सभा कहलाता था, क्या सभा क्या थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। और क्या थी, और उन इलाकों की सभा थी जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे। नगरम क्या था, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। उस ज़माने में आम लोगों के बारे में क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है, कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास का एक नाटक था वो राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। जो वहाँ का राजा है और वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उन्हें संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, बल्कि अन्य लोग यानी कि जो आम महिलाएं हैं, अन्य लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, प्राकृतिक भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा, कौन सा था उनका प्रसिद्ध नाटक, अभिज्ञान शकुंतलम था। तो किसकी बात कर रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम की बात कर रहे हैं। इसमें कौन था प्रसिद्ध राजा, शकुंतला नाम की एक युवती
की प्रेम की कहानी, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला के नाम की एक कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरा था, उसे एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी। यह दुर्घटनावश एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया और पुलिस वाले और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने चल दिए। तो ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, चीनी यात्री फाशियान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चीनी यात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाशियान, किसके बारे में पढ़ना है? चीनी यात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति भर भी गया। किनकी दुर्गति पर? जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग क्या मानते थे? अछूत मानते थे। क्या मानते थे? अछूत। शहर के बाहर रहना पड़ता था। जो अछूत लोग थे उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार में भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे और आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से क्या करते थे? ये बचते थे। तो ये लाइन आ सकती है कि ये लाइन किसने लिखी थी? तो फाशियान ने लिखी थी। फिर क्या है, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली गई राजा की सेना का सजीव चित्रण है। तो बाणभट्ट ने भी राजा की जहाँ से सेना निकली थी उसका चित्रण किया है, उसकी कहानी लिखी है। क्या है? राजा की सेना, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँट तथा हाथियों के सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बुगल, तुरही बजाते चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे। क्या किसका उपहार लाते थे? दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते, बैल और हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरी कथा पढ़ाई आपको। ठीक है, तो कौन सी लाइन? पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है बाणभट्ट जी की। आगे बढ़ेंगे तो अन्यंत, यानी कि हमारा अन्य चीज़ पे फोकस, यानी कि कुछ अन्य चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। क्या है? मैप में किसे ढूंढना है? अरब को ढूंढना है। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है तो ढूंढना पड़ेगा आपको। अरब क्या है? अरब एक मरुभूमि यानी कि मरुस्थल है। सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र बना। दरअसल व्यापारी तथा नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले लोग अन्य लोगों में बेदुइन, कौन थे? बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बेदुइन कहाँ के, किस कबीले के लोग थे? तो घुमक्कड़ कबीले के लोग थे। कहाँ के थे? तो वो अरब के थे। आगे बढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे। किस पर? ऊँटों पर आश्रित थे। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर होता था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह जाता था, यानी कि मरुस्थल में भी स्वस्थ रह जाता है। 1400 साल पहले, कितने साल पहले? 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। क्वेश्चन बनेगा कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अरब में किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। कितने साल पहले की थी? तो 1400 साल पहले की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है और यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश है। जो ये नीचे दिया गया है, ये किसका अंश है? कुरान का एक अंश है। मुसलमान स्त्रियों को पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों को पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। तो
100 सालों में कहाँ कहाँ फैला था ये? उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैला। अरब नाविक जो इस महाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, वह अब अपने साथ इन नए धर्मों को भी ले गए। अरब सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ के लोगों ने 1300 साल पहले सिंध को, यानी कि आज के पाकिस्तान को जीता था? तो वो थे अरब के सिपाही। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये हम शब्द पढ़ते हैं। हमने आज किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? तो हमने प्रशस्ति के बारे में, प्रशस्ति क्या है? संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। आर्यावर्त के बारे में पढ़ा। दक्षिणापथ। वंशावली क्या होती है? अनुवांशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं, जैसे दक्षिणापथ के स्वामी कौन होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। सातवाहन होते हैं। वंशावली पढ़ ली है। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेट्स ज़्यादा नहीं थी, 2 ही थी, पर पढ़ लेंगे, पढ़ना हमारा फ़र्ज है। तो क्या है? गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ था। तो अब हम आपको बता दें कि आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इस वीक में मिल जाएगी, कि कैसे 60 डेज़ में आप अपना सीटेट क्वालिफाई करो, क्योंकि आपके पास मई और जून रह गया। उसमें आपको सिलेबस कवर करना है और अपना रिवीजन और टेस्ट भी लगाने हैं, जिससे कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो 8 दिन के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर डिस्कशन के साथ। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है।